दोस्तों आज का टॉपिक है भूगोल, जिसको हम समकालीन भारत भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। दोस्तों पहला जो चैप्टर है वो हो गया था। दूसरा चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो दोस्तों इस चैप्टर से लगभग 8 से 10 नंबर पूछा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, बहुविकल्पी का है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो है कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, जो गंगा के मुहाने पर है और यह डेल्टा वन भी कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन स्थानीय जाति का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें है एशियाई हाथी, निकोबारी कबूतर, हार्नबिल और एशियाई चीता। तो यहाँ पर स्थानीय जाति का जो है निकोबारी कबूतर माना जाता है। आगे निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन पाए जाते हैं? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है अस्थायी वन सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पेरियार जो है यह स्थान पाया जाता है केरल में। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और आगे का जो ऑप्शन है वो है कर्नाटक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 5 है वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है अवर्गीकृत वन। वन को हम 3 टाइप में विभाजित कर सकते हैं। तो नंबर 1 है आरक्षित वन, और आरक्षित वन जो है देश में आधे से अधिक वन आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों की संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। दूसरा नंबर पाता है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। नंबर 3 पता है अवर्गीकृत। इसमें मैक्सिमम स्वामित्व होता है, निजी होता है। तो अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। आगे का क्वेश्चन है बीज बचाओ आंदोलन क्या था? दोस्तों रासायनिक खादों, ऑप्शन है रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन। दूसरा है टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद की फसलों का उत्पादन, हरित क्रांति और पेड़ों का उगना। तो दोस्तों यहाँ पर टिहरी जो है सही हो जाएगा, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के उत्पादन, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो टिहरी में किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन और एक कार्यक्रम और चलाया था नवदानय। तो इसके अंतर्गत जो उन्होंने रासायनिक खेती को मना किया था और उन्होंने रासायनिक खेती के बजाय उन्होंने जैविक खेती अपनाई और वहाँ फसलों का उत्पादन काफ़ी अच्छा रहा। नंबर 7 है चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? दोस्तों चिपको आंदोलन जो है पेड़ की सुरक्षा को लेकर मनाया जाता है। तो ऑप्शन है वृक्षों को उगाना, वृक्षों को काटना, वृक्षों की रक्षा करना और नंबर 4 है वनों के स्थान पर कृषि करना। तो दोस्तों चिपको आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपक जाते थे जिससे कि पेड़ों की रक्षा की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, वृक्षों की रक्षा करना। आगे क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? दोस्तों जो है वन रक्षण अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था, जिसमें संकटग्रस्त जातियों यानी कि जानवरों की हो चाहे पेड़ पौधों की हो उनके रक्षण के लिए किया गया था। तो 1972 जो है यहाँ सही हो जाएगा। किस राज्य में सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा गया था? तो दोस्तों यहाँ का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में सन 1988 में वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा गया था। आगे क्वेश्चन है लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है? लुप्त होने का खतरा, पूरी तरह से समाप्त, संख्या कम होना, जनसंख्या में वृद्धि। तो लुप्त होने का मतलब है पूरी तरह से समाप्त होना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त तो ही लुप्त जातियाँ कहलाती हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? तो बिहार और उड़ीसा की दोनों को पूछ रहा है। तो यहाँ पर इमली और आम की पूजा किया जाता है उड़ीसा और बिहार में। तो देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस हिंदू परंपरा में आदिकाल से ही पेड़ों की रक्षा किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी
के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। हम में से बहुत से लोग पीपल और बरगद की भी पूजा करते हैं। ठीक है, बरगद को वट वृक्ष भी कहा जाता है। तो यहाँ पर उड़ीसा और बिहार की बात कर रहा है, तो आम और इमली और आम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे है दुर्लभ जातियाँ किसे कहते हैं। दुर्लभ जातियाँ यानी कि जो दुर्लभ हों। तो सामान्य संख्या, संख्या कम या सुभेद, यानी संख्या घटना, लुप्त होने का खतरा। तो दुर्लभ जातियाँ होता है संख्या कम हो और सुमेध हो, उसे ही दुर्लभ जातियाँ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों भारत में एक राजस्थान राज्य है, यानी कि राजस्थान राज्य में बिश्नोई गांव के आसपास जो है काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड पाए जाते हैं, जिनकी ये जाति जो है बिश्नोई जाति इनकी रक्षा करती है। तो ऑप्शन है गुर्जर। आगे है बक्करवाल, डोगरा और बिश्नोई। तो बिश्नोई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोग ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर रखा है। इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों राजस्थान में अलवर जिले के 5 गांवों में लगभग 1200 हेक्टेयर वन भूमि पर एक नाम है भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित किया गया है, जिसमें अपने ही नियम कानून हैं, जो शिकार को वर्जित और बाहरी लोगों की घुसपैठ में यहाँ वन्य जीवों को बचाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक वनों के ह्रास का कारण नहीं है। रक्षक मेखला का निर्माण, खनन, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना, पशुचारण। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, रक्षक मेखला का निर्माण। अब रक्षक मेखला होता क्या है। तो दोस्तों फसलों के बीच में पेड़ों की कतारों को लगाकर रक्षक मेखला बनाया जाता है और इसको शेल्टर बेल्ट भी कहा जाता है। दोस्तों रक्षक जो मेखला होता है वह फसलों के बीच में लगाया जाता है, जिससे कि वहाँ पर अपरदन को रोका जाता है, मृदा अपरदन को। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, जो 1 नंबर के पूछे जाते हैं। वन्य प्राणी तथा वनस्पति ह्रास के लिए कौन सी 3 मानव क्रियाएं उत्तरदायी हैं, व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन, कृषि व्यवस्था, वाणिज्य, वार्षिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि के कारण जो है वन्य प्राणी की संख्या घट रही है। अगर हम इसका व्याख्या करें तो भारत में रेलवे का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है और बहुत सारे जंगलों को काट कर इसको बनाया गया है। कृषि व्यवस्था, भारत के आज़ादी के बाद भारत में भुखमरी का काफ़ी दौर आया, तो यहाँ पर कृषि योग्य भूमि कम थी, तो जिसको जंगलों को काट करके कृषि योग्य भूमि बनाया गया। और पेड़ों को काटना, बेचना आदि भी वाणिज्य के क्षेत्र में आता है। और रहने के लिए भी यहाँ पर पेड़ों कटाई की गई। और खनन क्रियाओं हम जानते हैं कि जहाँ पर पर्वतीय इलाका होता है, जंगल होते हैं, उसके नीचे खनिज भी अधिक होते हैं, तो वहाँ पर खनन क्रियाएँ भी होती हैं। दूसरा है आज़ादी के बाद कृषि का फैलाव। तो दोस्तों आज़ादी के बाद जो है कृषि को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि भारत की संख्या अधिक थी और पैदावार कम था, तो पेड़ों को काट करके खेत बनाए गए। स्थानांतरित खेती के चलते वनों कटाई। स्थानांतरित खेती भारत में इस समय तो मान लीजिए कि एक फसल के साथ अनेक फसलें भी उगा ली जाती हैं, परंतु पहले जो है करीब 10-15 साल 20 साल पहले ऐसा नहीं था। वहाँ पर जैविक खेती क्या ही एक जरिया था, पैदावार अधिक करना था, तो लोगों को स्थानांतरित खेती किया करते थे। जैसे एक फसल तैयार किए तो दूसरे फसल में उस खेत को खाली छोड़ा जाता था, जिससे कि प्राकृतिक वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया उसमें पहुंच जाएं, जिससे कि हमें रासायनिक खेती न करना पड़े। तो इससे भी हमें पेड़ों को ज़्यादा काटना पड़ा। बढ़ती जनसंख्या कर आवास की मांग। दोस्तों इस समय भारत की जनसंख्या आप लोग जानते हैं कि 135 करोड़ के आसपास है, तो अगर संख्या बढ़ रही तो रहने के लिए आवास चाहिए, तो इसके लिए पेड़ों की कटाई की गई, जिससे वनस्पति ह्रास के लिए मानवों ने ये क्रियाएं किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले 3 कारक। तो भारत की जैव विविधता को पहला है वनों पर निर्भरता। दोस्तों आज लगभग हर एक जानवर, हर एक मानव पेड़ों पर आश्रित है। वन पर निर्भरता होती है फलों के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से, और यहाँ पर जीव जंतुओं के लिए प्लस हमारे यहाँ जो है
आप लोग जानते हैं कि फर्नीचर के काम में वनों का ज़्यादा उपयोग होता है, तो इसके लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी जैव विविधता को क्षति पहुँचती है। वन ही नहीं रहेंगे तो जीव जंतु का आवास होता है, उनको काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। दूसरी कारण है बड़ी विकास परियोजनाएं। विकास परियोजनाओं में यहाँ पर रेलवे बिछाना और बांध बनाना और सड़कें बनाना सभी बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं में शामिल होती हैं। नंबर 3 है रेलवे लाइन का विस्तार, खनन, वाणिज्य आदि कई प्रजातियों के आवास को बाधित करता है। रेलवे लाइन बिछाने के लिए एक राज्य को दूसरे राज्य में जोड़ने के लिए, एक जिले को दूसरे जिले को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बिछाना, सड़कें बनाना आदि भी हमारे वन क्षेत्र को हानि पहुंचाती हैं। खनन क्षेत्र भी आता है। खनन क्षेत्र में जो है यहाँ पर खुदाई के माध्यम से खनिजों को निकाला जाता है, जिससे कि यहाँ पर मृदा अपरदन ज़्यादा होता है, वनों कटाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद वन संसाधन का ह्रास हुआ है। वन संसाधन का ह्रास हुआ है स्वतंत्रता के बाद। तो पहला, कृषि का फैलाव प्रमुख कारण रहा। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर डोलोमाइट के खनन कार्य काफ़ी यानी गंभीर जो है खतरे में है। तो हमारे यहाँ जो है एक पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट जो है मिला हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो है आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व, जिसके ज़मीन के नीचे डोलोमाइट जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है और उसका खनन जो है हो रहा है। इससे कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, कि आवागमन को मार्ग को बाधित करता है। और जो है बहुत से कम अधिकारी और पर्यावरण यह मानते हैं कि वन संसाधनों से बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। दूसरा है नदी घाटी परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्र का विनाश। तो नदी घाटी परियोजना जिसमें कि बांध बनाना, बहुत बड़े जलाशय को बना करके नदियों के पानी को रोकना और वहाँ से बिजली उत्पादन करना भी वन का ह्रास होता है, यानी कि वनों को काटा जाता है, जिसमें कि हमारे पश्चिम बंगाल एमपी में बहुत से अधिक वन को काट करके बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं चली, कई गोविंद सागर बना, ठीक है। तो इससे भी वन की कटाई अधिक होती है। तीसरा है पूर्वोत्तर और मध्य रेलवे में स्थानांतरित खेती कर वनों कटाई। पूर्वोत्तर और पूर्व उत्तर मतलब कि भारत के पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में और मध्य भारत में, जिसमें कि हम लोग मध्य भारत में हैं, तो उत्तर प्रदेश या फिर अन्य पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर स्थानांतरित खेती बहुत प्रचलित थी। जैसे कि अगर एक फसल को उगाना है तो मान लीजिए एक फसल को उगा लिया गया है और उसके बाद उस खेत को परती छोड़ दिया जाता था, फिर एक मौसम निकलने के बाद फिर दोबारा खेती की जाती थी। तो यहाँ पर स्थानांतरित खेती रहा, जिससे कि अधिक मात्रा में खेतों को फंसाना पड़ा और लोगों ने जो है अधिक से अधिक जंगल को काटे हैं। नंबर 4 पता है बाघ परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों बाघ परियोजना भारत में बहुत ही एक महत्वपूर्ण परियोजना है। तो इसको हम एक टाइगर यानी प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। विश्व की सबसे बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत सन 1973 में हुई थी। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, परंतु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार है, सेंचुरी है, असम में मानस बाघ रिजर्व है और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। तो भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं का उदाहरण जो है, यहाँ पर भारत में जो है बाघ परियोजनाओं को यानी कि बाघ को बचाने के लिए जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है, इसलिए बहुत से टाइगर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें जो है 1973 में शुरू किया गया था, क्योंकि बाघों की संख्या घट रही है, जिसके कारण से इस परियोजना को चलाना अति आवश्यक हो गया था। और यह बहुत सी परियोजनाओं में से बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 5 है वन्य प्राणियों तथा वनों के विनाश के किन्हीं 3 दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। सबसे पहली बात है कि वन कटाई से परोक्ष परिणाम निकलता है, सूखा पड़ते हैं, बारिश कम होती है, बाढ़ आने का खतरा ज़्यादा से ज़्यादा होता है, मृदा अपरदन होता है। दूसरा है जल संसाधनों का विनाश प्राकृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है।
तो दोस्तों जो है यहाँ पर अगर वनों का विनाश हो रहा है तो जैव विविधता पर असर पड़ेगा। जीव जंतु के अनेक वैरायटियाँ हैं, अनेक प्रजातियाँ हैं जो नष्ट होने के कगार पहुँच जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर यानी तीसरा है, वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पहुँच गए हैं। जो हमारे जंगल में रहने वाली जनजातियाँ हैं जो पेड़ों पर ही निर्भर करती हैं और उनका वही रोजगार है, तो दिन प्रतिदिन जो है जंगल कटने से निर्धन हो रहे हैं, जिनके आर्थिक रूप से कमजोरी होने के कारण वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, लोग कुपोषण से ग्रसित हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वनों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि जो है भारत में हम वनों को 3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला है आरक्षित वन। यह देश में लगभग आधे से अधिक क्षेत्रों पर आरक्षित वन घोषित किया गया है। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों की संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। दूसरा आता है रक्षित वन। तो वन विभाग के अनुसार देश में लगभग कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है और इसको नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। तीसरा आता है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत वन में बंजर भूमि पर सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के आदि के स्वामित्व होते हैं। अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, यह मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। तो जैव विविधता जो है हम यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, वन एवं वन्य जीव। तो यह जैव विविधता का ही भाग है। तो इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं, एग्जाम्पल समझते हैं, और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वृक्ष, वट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जैवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिससे हम पीते हैं, मृदा जिसमें हम अनाज पैदा करते हैं और जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। आप जानते हैं कि वास्तव में भारत में जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव विविधता की लगभग 8% संख्या पाई जाती है और 8% में ही 16 लाख प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों जैव विविधता का मतलब होता है जीवों की विविधता। तो इसमें जो है नंबर 1 पर दिया है वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में जैव विविधता यानी कि अत्यधिक जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। वन्य जीव अनेक टाइप के हैं, कृषि की फसलें भी अनेक टाइप की हैं, अनेक पौधे हैं, अनेक फलदार वृक्ष हैं। दूसरा है मानव और दूसरे जीवधारी आपस में एक जटिल परिस्थिति का निर्माण करते हैं। दोस्तों हम कहते हैं कि पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पक्षी हैं, चाहे पशु पक्षी हों, सभी लोग एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हमारी प्रकृति में किसी एक का डिसबैलेंस होता है, एक अगर जाति विलुप्त होती है तो इस पर सभी पर हानियाँ यानी सभी को ही हानि उठाना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वन पारिस्थितिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी सही बात है, जीव जंतुओं यानी वन में ही रहते हैं और वन जो है वनों के कारण ही वर्षा होती है जिससे कि सभी प्रकार के जीवों का आवास भी होता है। वन जो है अनेक जीवों के आवास हैं जो जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की 3 विशेषताओं का नाम लिखिए। तो पहला है स्थानीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों वन संयुक्त या प्रबंधन में यहाँ पर स्थानीय जातियाँ जो होती हैं वह हमारे वातावरण को, हमारे वन क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें कि आप जानते हैं कि भारत में चिपको आंदोलन चलाया गया था। यह हिमालयी क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध रहा। तो इस समुदाय ने पेड़ों कटाई के लिए आंदोलन किया था। और आप जानते हैं कि टिहरी के किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन चला करके और 9 दाने कार्यक्रम चला करके जो है रासायनिक खेती को करना जो है इसका विरोध किया और जैविक खेती से पैदावार अच्छी की है। और संयुक्त वन प्रबंधन जो है कार्यक्रम 1988 में लागू किया गया था
और 1988 में यह उड़ीसा राज्य से प्रारंभ किया गया था। इसमें गांव के स्तर तक संस्थाएं बनाई जाती हैं। आगे है ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से काम करते हैं, यानी कि सन 1988 में उड़ीसा राज्य में जो बना था कार्यक्रम संयुक्त वन प्रबंधन, इसमें ग्रामीण और वन विभाग सभी लोग मिल करके इस कार्य को करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, वन्य जीवन संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका क्या थी। तो आप लोग जानते हैं कि राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि पर भैरवदेव डाकू सेंचुरी घोषित किया है और इस क्षेत्र में सभी वन्य जीव जंतु को सुरक्षा करने के लिए बाहरी लोगों को निषेध है। इस क्षेत्र में शिकार करना या फिर अन्य बाहरी लोगों का जाना वर्जित माना जाता है। और दूसरा है भैरवदेव डाकू सेंचुरी पर गांव वालों का शिकार वर्जित किया गया है, तो आप हमने बता ही दिया है। और राजस्थान में बिश्नोई समाज पाया जाता है जो काले हिरन और चिंकारा एक जानवर होता है, नीलगाय और मोरों के झुंड पर बचाव के लिए कार्यक्रम चलाए हैं और ये इनकी देखरेख में और वहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है यह हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। पहला है हिमालय क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन की सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया था। और तीसरा इसका विशेषता है, इसमें स्थानीय लोग पेड़ों से लिपट जाते हैं और पेड़ को काटने नहीं देते हैं और इसे ही कहते हैं चिपको आंदोलन। और आगे है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित किन राज्यों में स्थित है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है यह जो है पाया जाता है हमारे यहाँ उत्तराखंड में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में पाया जाता है। और दूसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। आगे है सरिस्का कहाँ पाया जाता है। तो सरिस्का जो है राजस्थान में सरिस्का जो है वन्य जीव पशु विहार है जिसको सेंचुरी घोषित किया गया है, वहाँ पाया जाता है। आगे है मानस बाघ रिजर्व कहाँ पर पाया जाता है। तो असम में मानस बाघ रिजर्व पाया जाता है। आगे है पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ है। तो पेरियार बाघ रिजर्व जो है केरल राज्य में है और पेरियार जो है वहाँ पर एक स्थान का नाम भी है और वहाँ पर एक नदी का नाम भी है, जो छोटी नदी है, ज़्यादा लंबी बड़ी नहीं है। और पेरियार झील भी पाया जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संरक्षण के लिए किए गए 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पहला है भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 का निर्माण करना, जनता को विभिन्न माध्यमों से जागरूक करना, पर्यावरण विभाग की स्थापना करना। और नंबर 4 है वनों का वर्गीकृत करना, यानी वर्गीकरण। वनों को हम 3 भागों में वर्गीकृत किए हैं, आरक्षित वन और दूसरा पाया जाता है रक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों ये टॉपिक यही समाप्त होता है। तो यहाँ पर आपको वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।